देखो भाई, लास्ट टॉपिक हम लोगों ने तीनों टाइप क्लियर कर दिए हैं। मैं तीनों टाइपों के डायग्राम्स बना देता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि कौन कौन से हमने टाइप ऑफ क्वेश्चंस करे थे। टाइप फर्स्ट में मैंने आपको बताया था क्या चीज, कितने ट्राइंगल होंगे, एक ही ट्राइंगल होगा। ठीक है, और एक ही वेरिएबल मिसिंग होगा, वो कोई भी हो सकता है इस तरीके से। और एंगल दे रखा होगा और साइड दे रखी होगी। और ये आपके पास कौन सा टाइप है, टाइप फर्स्ट। इसको सॉल्व कैसे करते हैं ऋषभ? बहुत बढ़िया। कौन कौन से का आप बता दो। क्या ही बोलेंगे भैया उसको। उसको यही नहीं पता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सा ट्रिग्नोमेट्री है। लोग तो यही नहीं पता चला। कितनी गलती अफोर्ड करें, इस लेवल पे नहीं कर सकते अफोर्ड, समझ नहीं रहे हो तुम। हम यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्री उठाएंगे, साइन 30। तो परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 5, और हाइपोटेन्यूज क्या है अपॉन में x। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, यहाँ हो जाएगा 5/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, 5 2 10। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास। ये आपका टाइप 1 सॉल्व करने का। एक ट्राइंगल, एक वेरिएबल मिसिंग, और उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर दें। समझ में आया यहाँ तक? कोई इशू है तो बताइए। ठीक है, अच्छा जी। टाइप 2, टाइप 2 देखिएगा, इसके अंदर ट्राइंगल होंगे दो। और यहाँ पर एंगल्स दिए होंगे, एक होगा आपके पास 45, एक होगा आपके पास 30, और अलग अलग एंगल्स भी हो सकते हैं, 60 45, 60 30 ऐसे भी हो सकते हैं। कितने वेरिएबल मिसिंग होंगे टाइप 2 में, दो। ठीक है, और चलिए कर देते हैं दो को मिस। एक यहाँ पर है, एक वाई है, और यहाँ पे आपके पास सर्टिफिकेट है। लेकिन खासियत क्या होगी, जो आपके पास दो ट्राइंगल होंगे उसमें एक ट्राइंगल में एक वेरिएबल मिसिंग होगा, जबकि बड़े वाले ट्राइंगल में दो वेरिएबल मिसिंग होंगे। मतलब टाइप 2 के अंदर बेशक दो ट्राइंगल दो वेरिएबल मिसिंग है, लेकिन एक ट्राइंगल में तो एक मिसिंग है और दूसरे वाले में दो मिसिंग है। तो जिसमें एक मिसिंग है उसमें से वैल्यू निकालनी है पहले, और जिसमें दो मिसिंग है उसमें उस वैल्यू को डाल देना है, जिससे उधर भी एक ही वेरिएबल मिसिंग रहे। ठीक है, जैसे मैं आपको इसमें करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको दोनों ट्राइंगलों में जाना है एक साथ, इन ट्राइंगल ए बी सी और इन ट्राइंगल ए बी डी। अच्छा, मैंने जो क्वेश्चन दिए थे हो गए थे आपसे, डाउट नहीं आ रहा? आना चाहिए था डाउट। हाँ, फोर्थ में आएगा डाउट, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम आपको बना के दिया था उसमें। दोनों के, चलो कोई बात, देखेंगे हम उन क्वेश्चनों को भी देखेंगे। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर एबीसी हो गया। अब कौन सा ट्रिग्नो यूज करना है इसमें ऋषभ? ट्रिग्नोमेट्री कौन सा है ऋषभ? 10। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 45। परपेंडिकुलर कितना है 10 अपॉन में x। 10 45 कितना होता है ऋषभ? 1। यहाँ पे 10 अपॉन में x, यहाँ तक ही रखेंगे हम इसको। अब दूसरे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। कौन सा ट्रिग्नोमेट्री, बड़े वाले में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री? अरे रुक जाए यार, 10 30। हाँ जी, परपेंडिकुलर की जगह बेस की जगह। बहुत बढ़िया, सही है ना। 10 30 कितना होता है 1/√। यहाँ पे 10 अपॉन में x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, x प्लस वाई इक्वल टू में 10√3। सही है। अब आप बताइए कौन सी इक्वेशन में से प्रॉपर वैल्यू निकालनी चाहिए, इस वाली में से कि इस वाली में से? अच्छा, इसको भी करने से पहले ना देखो, आपको दोनों इक्वेशनों को यहां तक पहुंचा लेना पहले, और फिर खुद डिसाइड करना है कि हमें किसको सॉल्व करना चाहिए पहले। अब आप बताओ किसको सॉल्व करना चाहिए, इस वाली को कि इस वाली? इस वाले ट्राइंगल, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल मिसिंग है। यही तो हमारा टाइप 2 था कि एक ट्राइंगल में जाएंगे एक वेरिएबल मिसिंग होगा, दूसरे वाले में जाएंगे दो मिसिंग होंगे। एक को वैल्यू निकाल देंगे और दूसरे में पुट कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x इक्वल टू में कितना आ जाएगा 10। इस बात को उठाकर हम इस इक्वेशन में लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू में 10√3। पहले इक्वेशन सही से लिख देनी है, फिर प्लॉटिंग करनी है। अब आप यहाँ पे पुट करेंगे x इक्वल टू 10।
तो x की जगह क्या रखेंगे हम 10 प्लस वाई इक्वल टू में 10√3। यहाँ पे आप y को अकेला कर दोगे 10√3 एंड माइनस 10। ज्यादा से ज्यादा आप इन दोनों में से 10 कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर हो जाएगा √3 माइनस 1। दिस गोना बी योर y। y निकलते ही x भी, x तो आपके पास ऑलरेडी निकला ही पड़ा है, इसको वैलिडेट कर दीजिएगा, दोनों वैल्यूज निकल जाए। एक्स वाई निकाल दिए इसमें। इसमें x और y निकालेंगे। अब जब क्वेश्चंस करोगे ना आपको अपना आइडिया पड़ेगा कैसे कर, मतलब क्या चीज जो वो पूछता है प्रॉपर की ये निकालो, तो उस केस में आपको उसको वेरिएबल सेट कर देना, एक को x एक को y। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए टाइप 3 और डिस्कस करते हैं हम। टाइप 3 में मैंने आपको बताया था यही 3 तरह के क्वेश्चन हैं बस पूरे एक्सरसाइज में, पूरे चैप्टर में, और ये बोर्ड एग्जाम्स में पूछता है और पक्का पूछता है। ये चैप्टर अपने आप में 5 नंबर का आता है 80 में से। 80 में से 5 नंबर का ये आता है, लगभग 6 नंबर का ट्रिग्नोमेट्री बैठता है, तो लगभग 11 या 10 नंबर बैठ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री में से। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए इसकी, और यकीन मानिए एक केस स्टडी इस पे आती ही है। ठीक है, तो अच्छे से आपको पढ़ना है। चलिए टाइप 3 की बात कर लेते हैं। अगेन कितने ट्राइंगल मिसिंग होंगे? मतलब 2 ट्राइंगल्स होंगे आपके पास और 2 वेरिएबल्स मिसिंग होंगे, लेकिन दोनों वेरिएबल्स की एक खासियत होगी कि दोनों ही आपको दिखाई देंगे। लेट मी आप, छोटे वाले ट्राइंगल में बताइए कितने वेरिएबल मिसिंग है, बड़े वाले में कितने मिसिंग होंगे अगेन? ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास मान लीजिए 30 डिग्री हो गया, और ये वाला आपके पास, सॉरी ये 30 नहीं होगा, ये 45 होगा, एंड दिस गोना बी 30। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, छोटे वाले ट्राइंगल में जाना है, इक्वेशन सेटअप करनी है, और फिर दूसरे वाले ट्राइंगल में जाना है, ए बी। चलिए बताइए ए बी सी में कौन सा? 10, 45। बताइए 10, 45 की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर? एक्स अपॉन में वाई। ए बी डी में 10, 30 कितना? एक्स अपॉन में वाई प्लस। इक्वेशन आपको बनानी आनी चाहिए, वैल्यू मत बताइए, वैल्यू तो अगले में बता। 10, 30 की वैल्यू, तो यहाँ एक्स प्लस में वाई, एक्स अपॉन में वाई प्लस 10। अब आप बताइए, मैं इनको अच्छे से इक्वेशन, अब मुझे बताओ इसमें से वैल्यू निकालूं या इसमें से वैल्यू निकालूं, किसमें से आसान है? तो आंसर है पहले वाली इक्वेशन में से आसान है वैल्यू निकालो। निकालने को भी दूसरे वाले में से नहीं निकाल सकते, दूसरे में से भी निकाल सकते हैं, लेकिन पहली वाली में थोड़ी आसान है निकालना, इसलिए निकाल। भैया अगर इसमें से निकालेंगे फिर इसमें प्लेस करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, आप बताओ सेम आएगा कि नहीं आएगा? आंसर है सेम आएगा, किसी में से भी वैल्यू निकाली कोई इशू नहीं, जो इजी पड़े उसमें से पहले वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो हम इसमें से वैल्यू निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y इक्वल टू कितना आ गया x। इस वाली बात को हम इसमें उठा के वैल्यू प्लेस करेंगे, लेकिन पहले अच्छे से लिखने के बाद। तो y+10 इक्वल टू में √3x, और फिर हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, पुट y इक्वल टू में कितना x। तो जब आप y इक्वल टू x इसमें डाल दोगे तो यहाँ हो जाएगा x+10 इक्वल टू में √3x। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 10 को अकेला, यहाँ पे हो जाएगा √3x माइनस x। फिर आप x को कॉमन निकाल लोगे, यहाँ हो जाएगा √3 माइनस 1, यहाँ पे 10, x को अकेला कर दिया, यहाँ 10 अपॉन में √3 माइनस 1। अब इसको हमें क्या करना है, रैशनलाइज। कौन सा वाला टाइप है? टाइप 2 है। इसमें कैसे करते हैं भाई? फिर साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, ताकि a² माइनस b² बन सके। तो आप √3+1 और √3+1 बैलेंस रखने के लिए ऊपर करते हैं सेम। नीचे आपके पास फॉर्मूला बनी गया, a+b और a माइनस b, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे √3+1, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 3 माइनस 1 2, तो अपॉन में 2 आएगा, यहाँ 10 आएगा, यहाँ पे √3 आएगा, यहाँ +1 आएगा। 2 से आप इसको काटोगे यहाँ 5, तो इसका ना भी 5 अंडर √3+1। ये आपके पास किसकी वैल्यू आई है? y की। y की आई है x की आई है? x की आई है भैया। और y की वैल्यू भी मेरे ख्याल से यही थी, तो 5 अंडर √3+।
तीनों टाइप मैंने आपके साथ डिस्कस करें, ठीक है। इन तीनों टाइपों से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम्स का, ठीक है। बस आपको इवन इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और ध्यान, यकीन मानो, जब पहले ही पता चल जाता है ना कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होना है, तो बहुत ही हाई कॉन्फिडेंस होता है बच्चे का सॉल्व करने में। इसलिए बिल्कुल इन तीनों टाइपों को आपको अच्छे से करना है, पहली बात। दूसरी चीज, जैसे ही डायग्राम बनेगा आप खुद डिसाइड करेंगे कि कौन सा वाला टाइप है, और फिर उस टाइप को उसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और बिल्कुल भी गलत नहीं जाएगा आपका, चिंता मत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं मामले को। एक चीज आपको सीखनी है, देखो, कोई भी इंसान जब सरफेस पर खड़ा होता है, इसके बारे में कुछ चीजें हम थोड़ी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तीन चीजों के साथ वो बहुत डील करता है। सबसे पहला होता है ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल, बस ये बेसिक है हल्का फुल्का सा। इसको हम करने के बाद फिर हम क्वेश्चन ही करेंगे, इसके बाद कुछ बचा नहीं है। तो जहां वो खड़ा है वो ग्राउंड लेवल है, जैसे आप अपने आप को प्रिज्यूम करिए आप खड़े हैं, तो वो ग्राउंड लेवल, ठीक है। नेक्स्ट होता है हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल एक्सेस। हॉरिजॉन्टल एक्सेस का मतलब होता है फेस की सिधाई। फॉर एग्जांपल जैसे मैं हूं, मुझे सोचिए, और मेरे फेस की सिधाई है ये वाली लाइन, जैसे मान लीजिए व्हाइट वाली लाइन मेरी फेस की सिधाई को रिप्रेजेंट कर रही है, सही है। अब अगर मान लीजिए ऊपर कोई मतलब लैंप है या जो भी चीज है, मान लीजिए इस तरीके से लैंप है, लैंप, ठीक है, और लैंप स्ट्रीट है, और इस तरीके से बल्ब लगा हुआ है, और अगर ये बंदा उस बल्ब को देखता है, ठीक है, जैसे मैं इस तरीके से बैठा हूं तो मेरी फेस की सिधाई है, और अगर मान लीजिए मैं ऊपर कॉर्नर को देखूं, ऊपर में फॉल सीलिंग पे, ठीक है, या मैं फैन को देखूं या कुछ भी, ठीक है, अगर मैं इस तरीके से अगर देख रहा हूं, तो ये जो मैं देख रहा हूं ये मेरी नजर है, ठीक है, ये मेरी क्या है, नजर है। तो तीन चीजें होती हैं, एक जहां मैं खड़ा हूं, एक मेरे फेस की सिधाई, और एक मेरी नजर। अगर मेरी नजर मेरी फेस की सिधाई से ऊपर है, मतलब मेरी फेस की सिधाई तो सामने होगी ना, और मेरी नजर अगर मेरी फेस की सिधाई से क्या है, ऊपर है, इस फेस की मतलब इस नजर को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं इसको, लाइन ऑफ साइट, नजर। साइट मतलब होता है नजर। तो और नजर की लाइन, तो जब आप कहीं देखते हैं तो वो नजर वहीं जाती है, फेस की सिधाई सामने है लेकिन नजर ऊपर है, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट अगर आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कैसी है, ऊपर है, तो उनके बीच में जो एंगल बनता है तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन ही मतलब होता है उठना, इंक्रीज होना। अब आप खुद सोचिए ना, अगर आपका नजर आपकी फेस की जुदाई से ऊपर है, तो इसका मतलब आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं ना, आप क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आप इस तरीके से हैं, ठीक है, और ये आपकी फेस की सिधाई हो गई, ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस हो गया, और अगर मान लीजिए कोई पेन नीचे गिर गया और ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया, और अगर कहीं पेन गिर गया नीचे, तो आप अगर उस पेन की तरफ देखेंगे तो आप अपने फेस की जुदाई से ऊपर देखेंगे कि नीचे देखेंगे, नीचे देखेंगे, तो नीचे बनेगा एंगल, तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे हम इसको, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन एंगल ऑफ, हाँ, डिप्रेशन का मतलब ये होता है नीचे की तरफ देख रहे हैं। और एलिवेशन कैसे डिसाइड करोगे, ऊपर की तरफ देख रहे हो, जब आपकी नजर आपके फेस की सिधाई से ऊपर होती है तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, तभी तो निर्धारित होता है कि हाँ भाई हम ऊपर देख रहे हैं। अगर हमारी नजर हमारे फेस की सिधाई से नीचे है, तो इसका मतलब हम कहाँ देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, डिप्रेशन में देखेंगे। अगर हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सेस से अगर हमारी लाइन ऑफ साइट ऊपर है, हमारी नजर हमारी फेस की जुदाई से ऊपर है, तो इसका मतलब हम कैसा एंगल बना रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर की तरफ।
अब आप खुद सोचिए, जब आप एक ग्राउंड पे खड़े हैं और आप एक एरोप्लेन को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्यों बनेगा? क्योंकि आप अपनी फेस की सिधाई से ऊपर देख रहे। देखो मैं बार बार फेस की सिधाई बोल रहा हूं, कुछ मतलब है उसका, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से आप ऊपर देख रहे हैं। क्योंकि आपने एक चीज गौर करी, एंगल चाहे एलिवेशन का हो चाहे एंगल डिप्रेशन का हो, बनता किन के बीच में? हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में, नजर और फेस के सिधाई के बीच में बनता है। आप खुद देखिए, यहां पर देखो, बताओ थीटा कहां बन रहा है? लाइन ऑफ साइट। और कहां बन रहा है? समझ में आया? ये बात है सीखने की, जो मैं आपको बता रहा हूं। दोबारा गौर कर लीजिए, अगर आप यहां पे खड़े हुए हैं और अगर आप किसी बर्ड को ऊपर देख रहे हैं, यहां पर आप खड़े हैं, तो यार ये तो ग्राउंड लेवल हो गया, और ये बर्ड की हाइट होगी भाई, टोटल बर्ड कितनी हाइट पे है। अब आप बताइए कि जो, अगर आप यहां से देख रहे हैं, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो किन लाइनों के बीच में बनेगा? मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, यहाँ ए बी सी और डी। मुझे एक बात बताइए, ये जो ए डी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? अरे ए डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइन ऑफ साइट। एंगल तो भी बनाया कहाँ है? ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आदमी की हाइट। ए बी, एक पर्सन इस तरीके से खड़ा हुआ है, सुना करो जब मैं कहता हूं बातों को। यहां बर्ड है, दिस इज अ बर्ड, ये बंदे की हाइट है और ये बंदा देख रहा है यहां से। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो एडी लाइन गई ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये नजर को ही तो रिप्रेजेंट कर रही है, तो लाइन ऑफ साइट है ये। अच्छा जी, बीसी लाइन क्या है? तू इधर उधर देख ले। बीसी लाइन क्या है? ग्राउंड लेवल है। अरे ये चीजें देखने पड़ेंगी डायग्राम जब बनाओगे तो, इसलिए सिखा रहा हूं उसको। ये एडी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइन ऑफ साइट। बीसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नीचे बताऊं तेरे को, ध्यान रखिए। एडी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइन ऑफ साइट। बीसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्राउंड लेवल। ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? किसकी? किसकी? पता ही नहीं है। हाँ? एक और बार बता दूं, इस तरीके से यहां पर एक आदमी खड़ा है और वो यहां से, मुंह ऑब्वियस सी बात है ऊपर ही होगा ना उसका, तो वो एक बर्ड को देख रहा है। ये बर्ड है डी पॉइंट, ठीक है। ए बी क्या है? आदमी। आदमी, आदमी की हाइट होगी ना फिर ये। बी सी क्या है? ग्राउंड लेवल, क्योंकि वो ग्राउंड पे तो खड़ा है। ये जो डीसी बनाया है मैंने, ये क्या चीज लगती है आपको, क्या ये? हाइट ऑफ बर्ड। ये हाइट ऑफ बर्ड है, हाइट ऑफ बर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, है ना। ये बर्ड की ऊंचाई है भाई, बर्ड भी तो एक हाइट पे उड़ती है, तो बर्ड की ऊंचाई होगी कि उतनी बर्ड की ऊंचाई है ग्राउंड से। अब मैं कह रहा हूं, ये बंदा इस बर्ड को 30 डिग्री के एंगल, अच्छा पहले बताओ, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएगा ऋषभ? ऋषभ, अरे पेन की जरूरत नहीं है देवता, यहां ध्यान दे। मैं ये पूछ रहा हूं, अगर ये इंसान इस बर्ड को देखेगा तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएगा? कैसे पता चला? तो फेस की सिधाई बना रखी है क्या मैंने? कोई लाइन है जो फेस की सिधाई को रिप्रेजेंट कर रही है? एडी लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? लाइन ऑफ साइट, नजर रिप्रेजेंट कर रही है। और फेस की सिधाई कौन रिप्रेजेंट कर रहा है फिर? कोई भी नहीं कर रहा है अभी, फेस की सिधाई बनाई नहीं मैंने। तो आपके पास ग्राउंड लेवल है, आपके पास लाइन ऑफ साइट है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है नहीं इसमें। तो अगर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है तो फेस की सिधाई जरूर बनानी पड़ेगी, क्योंकि फेस की सिधाई से ही नजर एंगल बनाती है, ग्राउंड से नहीं बनाती।
नजर का ग्राउंड से क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन ही नहीं है। हाइट से क्या कनेक्शन है? हाइट से कोई कनेक्शन ही नहीं। उसका किससे कनेक्शन है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, फेस की सिधाई से कनेक्शन है। अब आप बताइए, अगर मुझे इस पर्सन की फेस की सिधाई बनानी है तो कहाँ बनेगी? इस तरफ भी तो बनेगी, तो आप इस तरफ बनाइए। पर भैया लेकिन ऊपर की तरफ लाइन जा रही है तो वो नहीं होनी चाहिए। ये वाली? जब लाइन ऊपर की तरफ जा रही है तो अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, ये वाली की बात कर रहा है क्या? हाँ, ये तो नजर थी, ये तो नजर थी। फेस की सिधाई तो सामने ही है ना, फेस जिस हाइट पे है आपका, वो हाइट तो सेम है। चाहे बेशक ऊपर की तरफ देख रहे हो, वो तो लाइन ऑफ साइट चली गई, लेकिन फेस तो वही है ना, कि फेस भी भेज दिया। आप देख ही तो ऊपर रहे हो, फेस की सिधाई तो सामने ही है। ठीक है, तो आप चाहे कहीं भी खड़े हो, फेस की सिधाई सामने होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत बच्चे इन बातों को समझते नहीं है, और इसलिए उनके डायग्राम कभी सही बनते भी नहीं है। तो एंगल कहाँ बनाऊं? यहां बनाऊं, यहां बनाऊं, बनाऊं कहाँ? 30 डिग्री। बता भाई ऋषभ, कहाँ बनाऊं? तो डी ए ई बनेगा आपका 30 डिग्री। अब जिन बच्चों को इससे कोई मतलब नहीं होता ना, वो पता डायग्राम कैसा बनाते हैं? वो ऐसा बनाते हैं। ये हो गया पर्सन, ये हो गई बर्ड ऊपर, और इस तरीके से हो गया, ये ऐसे बना दिया, और 30 डिग्री का ये हो गया। अब आप मुझे बताओ, ये जो 30 डिग्री मैंने बनाया है, ये किन किन के बीच में बनाया है? नहीं बनाया तो है, लाइन ऑफ साइट और हाइट ऑफ पर्सन के बीच में बना दिया मैंने तो, हाइट ऑफ मैन। क्या आदमी की हाइट के साथ बनता है क्या एंगल ऑफ एलिवेशन? नहीं, हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता है। फेस की सिधाई और नजर के बीच में बनेगा। चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन बना लो, चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन बना लो। देखो मैं आपको डिप्रेशन बना के दिखा दूं। और डिप्रेशन में होती है गलती, ये भी बता देता हूं मैं तुम्हें। मान लीजिए एक पर्सन इस तरीके से खड़ा है, तो ये हो गया आपका ग्राउंड लेवल। अब ग्राउंड पे कोई चीज गिर गई, मान लो पैसे देख लिए उसने चलते चलते, यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, ये सी हो गया। ये पॉइंट सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पैसे। पैसे। ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइट ऑफ मैन। हाइट ऑफ मैन। बी सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल। देख रहा है, जब तेरा फोकस होता है तो जवाब देता है, पर जब तुझे पेन ढूंढना होता है, अंट संट चीजें करनी होती है, तब तेरा ध्यान बिल्कुल नहीं होता, और सवाल पूछते तो जवाब नहीं दिए जाते थे। अब मुझे एक बात बताओ, ए से अगर मैं सी को कनेक्ट कर दूं, तो ऋषभ आप बताओ ये ए सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ पेन नहीं, वो पैसे जो गिर गए हैं उनको देख रहा है। अब मैंने ए से सी को कनेक्ट किया है, अब आप बता दीजिए ए सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइन ऑफ साइट को, नजर गई है बंदे की, तो ये लाइन ऑफ साइट है। अच्छा अब ये और बता दो, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएगा? डिप्रेशन बनाएगा, क्योंकि आप अपने फेस की जुदाई से नीचे देख रहे हैं। समझ में आया? ठीक है भैया। अच्छा जी, अब बताओ 30 डिग्री बनेगा कहाँ? यहां बनेगा? नहीं भाई, हॉरिजॉन्टल एक्सिस कुछ नहीं होगा। अभी तो बताया था। ये जो मैं 30 बना रहा हूं यहां पर, जो बच्चे ये कह रहे हैं ना यही बनेगा, आप बताइए आपने अपना एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया किन किन के बीच में, ये तो बता दो। लाइन ऑफ साइट और आदमी की हाइट के बीच में बनाया आपने, जबकि बनना किन के बीच में था? हॉरिजॉन्टल एक्सिस और लाइन एक्सिस। आपने क्या हॉरिजॉन्टल एक्सेस बनाई इसमें? मैंने बताया ना डिप्रेशन में दिक्कत होती है, क्योंकि डिप्रेशन में गलत नहीं लगता, ऐसा लगता है सब सही है, ट्राइंगल में भी है, थीटा भी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, जबकि डायग्राम गलत है। इस पर नंबर ही नहीं मिलेगा तुम्हें। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 1.5 नंबर तो तुम्हारे ऐसे ही है सीधा से। डायग्राम गलत, 1.5 नंबर चाह चुके हैं। 1.5 नंबर का होगा डायग्राम, डिप्रेशन का नहीं। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 1.5 नंबर डायग्राम के। बता ही देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में डायग्राम प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपको सही बनाना ही है डायग्राम। कुछ नहीं बन रहा ना, लास्ट का 1-1.5 मिनट बचा है, डायग्राम बना दीजिएगा। चाहे बेशक कुछ सॉल्व मत करके आइएगा, डायग्राम बना दीजिएगा, 1.5 नंबर वही बन जाएगा तुम्हारे डायग्राम। भी सॉल्व करना करें, कुछ सॉल्व मत करो, डायग्राम बना दो बस। ना कुछ लिखना मत पड़ेगा। नहीं डायग्राम मतलब उसमें वैल्यूज जो है वो तो आपको लिखनी पड़ेगी। इंफॉर्मेटिव डायग्राम बना दीजिए, आपको 1.5 नंबर मिल जाएंगे।
ठीक है, भैया ये लिखना होता है, ये मैन है या लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल एक्सिस? नहीं ये सब नहीं लिखना होता है इसमें, जैसे ए बी सी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, डिग्री सही बनानी पड़ेगी बस। तो ये तो लाइन ऑफ साइट होगी। अब मुझे एक चीज और बनानी है, सब बताओ क्या बनाना है। हॉरिजॉन्टल। बिल्कुल, मेरे को ग्राउंड लेवल से भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और बच्चे हॉरिजॉन्टल एक्सिस ही नहीं बनाते और ना टीचर सिखाते। अब आप बताइए 30 डिग्री कहाँ बनाएंगे हम, यहाँ बनेगा 30। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आई, बताओ क्या, ये ट्राइंगल से बाहर है, जबकि एंगल कहाँ होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, लाइन है जब पैरेलल हो और बीच में एक ट्रांसवर्सल हो, तो जब 30 है बनेगा तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, तो ये 30 है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर, तो आ गया ना ट्राइंगल के अंदर। और आप तो यही बना रहे थे, ये गलत। समझ में आई बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको सीखना है हर आने। मतलब ऐसे बनाना। ऐसे बनाना, डिप्रेशन बना के फिर उसको एलिवेशन में कन्वर्ट करना। डायरेक्ट एलिवेशन में कराओगे तो भी गलत है, नंबर कट जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, यहां तक क्लियर है, समझ में आया आपको। Okay. अब एक और चीज हम देखेंगे जहां पर आपकी हाइट मैटर नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप प्लेन देख रहे हैं कोई बहुत ऊपर, अब ग्राउंड आप यहाँ खड़े हैं ग्राउंड पे, अब जब आप बहुत ऊंची ऊंची चीजें देखते हैं ना, तो उस केस में हाइट को नेग्लिजिबल कर दिया जाता है आपकी हाइट को। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एक बहुत ही ऊपर प्लेन उड़ रहा है, तो प्लेन की हाइट ग्राउंड से और आपकी हाइट बहुत ही माइन्यूट है, तो बहुत ही माइन्यूट है तो उसको इग्नोर कर देते हैं, और आपकी हाइट के बारे में कोई बात होती भी नहीं। अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपकी हाइट बात नहीं हो रही है, तो आपको अपने आप को एक पॉइंट कंसिडर करवाना है, ठीक है। तो उस केस में आप एक पॉइंट की जगह काम करेंगे, और ये आपके पास एक प्लेन है तो मैं इसको पी नाम दे देता हूँ, और प्लेन की अपनी हाइट। मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये जो पीवी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ऋषभ, प्लेन की हाइट। और ये ए बी जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राउंड लेवल। अब मेरी खुद की हाइट तो इसमें मैंने पॉइंट माना हुआ है, तो अब आप बताइए आपका ग्राउंड लेवल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस सेम हो गई है, क्योंकि आपने अपने आप को क्या मान लिया है, पॉइंट। जब पॉइंट मान लिया है तो भाई आपकी नजर भी ग्राउंड लेवल के साथ ही काम करेगी। ठीक है, तो कुछ कुछ क्वेश्चनों में आपको ऐसा डायग्राम भी दिखेगा, और यहाँ आपका बनेगा थीटा, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल एक्सिस। समझ में आया। इसी का अभी अभी हमने एक वेरिएंट देखा था, ये वाला भी, कि हम ऐसे बर्ड को देख रहे थे और उस केस में हमने डायग्राम कुछ ऐसा बना। तो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस अलग थी, ग्राउंड लेवल अलग था, और लाइन ऑफ साइट, और आपका थीटा ऊपर बन गया। ये पॉइंट कंसीडर करना जरूरी है? नहीं, वो क्वेश्चन आपकी हाइट के बारे में बात ही नहीं करेगा। हेलो, आज ये बात समझ लो। ठीक है, तो या तो आपका डायग्राम ऐसा होगा एलिवेशन का, और या तो ऐसा होगा। एलिवेशन की बात कर रहा हूं, मतलब या तो आपकी हाइट की बात होगी, या तो आपकी हाइट की बात नहीं होगी। अगर हाइट की बात नहीं हुई तो ग्राउंड लेवल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक साथ ही मानना है, और अगर हाइट की बात हो रही है आपकी तो हॉरिजॉन्टल लेवल अलग होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस अलग होगी, और ग्राउंड लेवल अलग होगा। उस टाइम पे आप अपनी पेज से ही बनाएंगे। जब कभी भी एलिवेशन बनाए, मेरा आपको एडवाइस है, जब कभी एलिवेशन बनाए अपने आप से एक क्वेश्चन जरूर पूछें, क्या मैंने इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाया है। बस, अगर आपने इस बात को ध्यान रखा है तो आपका डायग्राम जिंदगी में कभी गलत नहीं होता। मैं खुद भी इसी तरीके से मामला बनाता हूँ कि मैं डायग्राम में कभी भी थीटा बनाने से सिर्फ थीटा बनाने से पहले इस बात को अपने आप से क्वेश्चन जरूर करता हूँ, क्या मैंने हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में बना रहा हूँ ना, कहीं हाइट के साथ तो नहीं बना रहा है किसी की। बस यही एक गलती होती है, बच्चे ये पूरा बना देते हैं थीटा, जो कि गलत है। आपका सिर्फ लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल एक्सिस की। डिप्रेशन की बात कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आप एक ग्राउंड पे खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पे पानी है ये पूरा, और आप क्या कर रहे हैं, ऊपर एक क्लाउड है लेकिन आप उसकी परछाई देख रहे हैं, या आप एक कुएं पे खड़े हैं ऐसे समझिए, और आप ग्राउंड में देख रहे हैं अपनी परछाई को। सही है। और 60 डिग्री के एलिवेशन, 60 डिग्री के डिप्रे अच्छा एलिवेशन देख रहे हो, डिप्रेशन देख रहे हो, डिप्रेशन
तो डिप्रेशन कहाँ बनेगा? ये बीच में। बताओ कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा? ऊपर ऊपर ऊपर। बस यही बात ध्यान रखना, क्योंकि ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये आपकी क्या है? नजर। ये तो आपकी वो कुएं की हाइट होगी ना। या आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आप एक बिल्डिंग पे खड़े हैं, आप एक छत पे खड़े हैं और पापा जी आ रहे हैं स्कूटर लेके या बाइक लेके, आपने पिताजी को देखा। तो मैं जस्ट आपसे ये पूछ रहा हूँ, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, और मान लीजिए इसको कहना ये बीसी का रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राउंड लेवल, बहुत बढ़िया। और एसी का रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन ऑफ साइट, ए बी का रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट ऑफ द बिल्डिंग जहां आप टेरेस पे खड़े हो। अच्छा जी, मैंने बोला 30 डिग्री का डिप्रेशन बनाया। डिप्रेशन बन रहा है, एलिवेशन बन रहा है? डिप्रेशन, क्योंकि आप बिल्डिंग पे खड़े हैं, आप फादर को देख रहे हैं, रोड पे खड़े हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब 30 डिग्री का यही तो बनेगा। हाँ, ऊपर एक और लाइन यहाँ ये जो मैंने 30 डिग्री बनाया है, आप मुझे बस ये बता दीजिए ये सही है कि गलत है? क्यों गलत है ऋषभ? ऋषभ, क्योंकि भैया डिप्रेशन हो चाहे एलिवेशन हो, नजर और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच में बनता है। आपने ये जो 30 बनाया है ना, ये बिल्डिंग की हाइट के साथ बना दिया है, जो कि गलत। आगे होगा मेरे ख्याल से समझ। ठीक है, मैं इन चीजों पे इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूं क्योंकि मैं आपका डायग्राम गलत नहीं चाहता। डायग्राम गलत बन गया, समझ लो क्वेश्चन ही गलत हो गया। तो आपको यहां पर एक लाइन बनानी है ऐसे कुछ डी नाम की। एडी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हॉरिजॉन्टल। और ये फेस से दाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा देख बेशक तुम नीचे रहे हो। अब बताओ, यहां पर ही तो बनेगा 30 डिग्री, और ये अल्टरनेट इंटीरियर की मदद से अंदर आ जाएगा ट्रायंगल। जब कभी आप डिप्रेशन बनाए उसका तुरंत अल्टरनेटिव बना दें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तुरंत बनाए, इससे आपका माइंड क्लियर काम करेगी। अच्छा थीटा देखो आ गया ट्रायंगल। आई समझ में बात? ठीक है, तो इस तरीके का आपको डिप्रेशन का केस और दिखेगा। दो तरह के एंगल होते हैं, ऊपर या नीचे। हाँ बस। और एलिवेशन में आपको दो वैरायटी दिखेंगे, और अगर दिखती हैं तो हम देखेंगे कि और क्या क्या हो सकता है। इस वाले केस में आपकी हाइट को मान्यता नहीं है, इस वाले केस में आपकी हाइट को मान्यता है। स्टार्टिंग में आप ऐसे क्वेश्चनों के साथ डील करेंगे, फिर आप ऐसों के साथ डील करेंगे जहां पे थोड़ा सा बड़ा खेल चलता है। आपको एग्जाम में अगर मैं पूछूं कौन सा आएगा, तो आपको एग्जाम में ये वाला आएगा। ये नहीं आता। ये आता है, ये 1 नंबर 2 नंबर में आता है, ये आता है 4 नंबर, ऐसा घुमाता है। बलून वाला क्वेश्चन देख लीजिए, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 14 देखा हो, ऐसा ही है। चलिए करें टाइप ऑफ, करें शुरू। चलिए अब बस एक चीज की और रिक्वायरमेंट है, वो है थोड़ी सी अंग्रेजी। अंग्रेजी पढ़नी है इसमें और स्टोरी पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए ये डिस्कशन शुरू करते हैं। एक्सरसाइज है 9.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किताब है सबके पास? है किताब तो निकाल लीजिए, मैं यहाँ पर रीड करूंगा बस क्वेश्चन। एक सर्कस आर्टिस्ट है, इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। वो क्या क्लाइंब कर रहा है? एक 20 मीटर लंबी रस्सी को क्लाइंब कर रहा है। डायग्राम आपको दिया हुआ है इन्होंने। एक्स पॉइंट फिगर है 9.11, और यहाँ पर ए है, ये बी है, और यहाँ पर ये सी है। दिस गोना बी 30 डिग्री, दिस गोना बी 20 मीटर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया। बोला गया एक सर्कस आर्टिस्ट है, इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। क्या मतलब है इसका ऋषभ? माउंटेन नहीं, एक सर्कस आर्टिस्ट है, मतलब आपने देखा होगा नॉर्मली रोड्स के साइड में, अब तो नहीं करते लोग, लेकिन पहले क्या करते थे, सर्कस टाइप चलता रहता था। पिक्चरों में आपने देखा होगा एक बच्ची जैसे डंडा लेके हाथ में है और इस तरीके से बैलेंस करती हुई रस्सी के ऊपर चढ़ती हुई जा रही है, तो उनको कहते हैं सर्कस आर्टिस्ट। ठीक है, वो एक रोप क्लाइंब कर रहे हैं। रोप मतलब एक रस्सी, एक रस्सी के ऊपर वो लड़की चढ़ रही है। ठीक है, वो रस्सी 20 मीटर लंबी है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। अच्छा वैसे देख के क्या लगता है, मतलब डायग्राम में भी दिया हुआ है 20 मीटर, रस्सी का रोल कौन प्ले कर रहा है? एसी। एसी। ये बीसी क्या है? ये ग्राउंड लेवल है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ाते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया आगे। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, वो रस्सी बहुत ही टाइटली स्ट्रेच्ड है, मतलब बहुत ही एकदम खींच रखी है। नॉर्मली अगर आप रस्सी बांधते हैं कभी, तो आप देखते हो कैसे बल्ज टाइप का आ जाता है। उसने बोला नहीं वैसा नहीं है, वैसे पे चलना बड़ा मुश्किल होता है, गिर जाता है। तो बहुत ही टाइटली स्ट्रेच रखते हैं वो उसको। ठीक है, तो टाइटली स्ट्रेच है रस्सी, बिल्कुल थोड़ा सा भी बल्ज नहीं है। और उसको बांध दिया गया है एक वर्टिकल पोल से। वर्टिकल पोल मतलब सीधे खड़े पोल से।
मतलब रस्सी का एक छोर तो पोल से बंध रहा है और दूसरा वाला ग्राउंड पे बंध रहा है, ठीक है। अब वो चाहे कैसे ही बंध रहा हो, खूंटे से बंध रहा हो या जैसे भी है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पोल का रोल कौन प्ले कर रहा है? ए बी। ए बी। आपसे पूछा क्या क्वेश्चन में? हाइट ऑफ तो मतलब ये चीज ही पूछी गई है ना, तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको एच मान लेता हूँ, एक्स वाई एच जो भी आपको सही लगे, ठीक है। अब बोला है इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। क्वेश्चन पढ़िए, अगर एंगल जो है ग्राउंड लेवल के साथ, रस्सी का ग्राउंड लेवल के साथ कितना डिग्री है? 30 डिग्री है, तो आप मुझे हाइट ऑफ द पोल बताइए। आप पहले ये बताओ, ये डायग्राम मैंने बना दिया, कौन सा टाइप का? फर्स्ट क्या था फर्स्ट टाइप? ठीक है ट्रायंगल एक ट्राइंगल होगा, एक साइड दे रखा होगा और एक एंगल। बिल्कुल एक ट्राइंगल होगा, एक ही वेरिएबल मिसिंग होगा, एक साइड दे रखी है और ये होगी एक एंगल दे रखा है। बिल्कुल सही है। अब आप मुझे बताइए इसकी शुरुआत मैं कौन से ट्रिग्नोमेट्री से करूं? क्यों ऋषभ? बहुत बढ़िया भैया, परपेंडिकुलर पूछी है, हाइपोटेन्यूस दे रखी है, आप इन्हें बताया था उन्हीं साइडों में डीलिंग करनी है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस साइन थीटा को इंट्रोड्यूस करवाता है। साइन थीटा का ही तो है, तो साइन थीटा के नाम की इक्वेशन बनाऊंगा। अब देखो मैं जितना लिख रहा हूं ना, एक सिंगल चीज भी इसमें कम मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये वैसे ही कम होता है, ये लिखना कुछ खास इसमें होता नहीं है। तो इन ट्राइंगल आप लिखेंगे प्रॉपर ए बी सी। भैया एक ही तो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल क्यों लिखवा रहे हो? मैंने बताया था कभी कभी दो दो ट्राइंगल भी आते हैं, तो प्रॉपर पता होना चाहिए ना कौन से ट्राइंगल में जा रहे हैं। फिर आप यहाँ पे अपना ट्रिग्नोमेट्री शुरुआत कर दोगे, बताओ कौन सा ट्रिग्नोमेट्री? साइन 30। फिर आप इसमें साइडों के नाम लिखोगे ए बी अपॉन में ए सी, सही है। साइन अब वैल्यू डालेंगे, साइन 30 की वैल्यू 1/2, बहुत बढ़िया। ए बी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू 20। पूरे इसमें इक्वेशन में एक ही चीज मिसिंग है, निकाल देंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 20/2 और इक्वल टू में एच, 2 से आप इसको काट लेंगे, यहाँ पे 10, एच की वैल्यू कितनी आ गई? 10। आप इसे हाईलाइट करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा हर क्वेश्चन के बाद आप हैंस करके जरूर लिखेंगे। अब आप बताइए क्या चीज पूछी थी आपसे? बिल्कुल, हाइट्स ऑफ द पोल। कभी भी एक्स और वाई में आप नहीं छोड़ेंगे, और अब लगाएंगे आप मीटर। यहां मीटर लगाने की जरूरत नहीं है, यहां मुझे वेरिएबल की वैल्यू चाहिए बस, हेंस में लगाएंगे आप मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो भी लगाना है। आ गया होगा? दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ो भाई, क्या लिखा है? आप पढ़ रहे हो? ऋषभ पढ़िए। मतलब बहुत बढ़िया। मतलब एक पेड़ था, मैं पेड़ को लगभग ए बी के नाम से बना रहा हूँ, और आंधी आई और ये पेड़ टूट गया और ये ग्राउंड पे गिर गया, ठीक है। यहां से टूटा है, तो इस पॉइंट को मैंने सी पॉइंट बोल दिया है, और यहाँ ये गिर गया है, इसको मैं डी कह रहा हूँ। हाँ जी, हाँ ये सी, ए बी टोटल पेड़ की हाइट थी, सी से टूटा और ये ए सी नीचे गिर गया। आप ये कहना चाहते हो ए को यहाँ बना दूं? आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, या डी पॉइंट भी आप इसको अलग पॉइंट भी बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको ए बना लीजिए, कोई इशू नहीं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? ऊपर का पार्ट ही तो गिरा है नीचे। हाँ जी, और बताइए और क्या पूछा आपसे? मतलब बहुत बढ़िया, वो टूटा कुछ इस तरीके से है कि जो पेड़ का टॉप था वो ग्राउंड पे टच कर गया। अच्छा जी, और कितने डिग्री का? 30 डिग्री का एंगल बनाया उसने ग्राउंड के साथ, तो 30 डिग्री का ग्राउंड के साथ एंगल बनाया। चलो ठीक है, आगे। मतलब देखो सुनो, जैसे मान लो ये पेड़ है, तो ये जो है ना, ये पॉइंट जो नीचे में है, इसको कहते हैं फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री कहते हैं। इसी तरीके से कोई बिल्डिंग हुई, तो बिल्डिंग का जो सबसे नीचे में होता है उसको कहते हैं फुट ऑफ द बिल्डिंग। ऐसे कोई टावर है तो उसको कहते हैं फुट ऑफ द टावर, पाम, फुट। तो बोला है जहां वो पॉइंट, जहां वो पेड़ का टॉप टच हुआ, उसका फुट, उसका दूरी पेड़ के फुट से 8 मीटर है।
पूछा क्या है वो बता दीजिए। हाइट ऑफ द ट्री पूछा। हाइट ऑफ द ट्री कितना? ए बी पूरा, ए बी पूरा है ना। मैं आपसे कह रहा हूं इसको कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट कर लो, दोनों को क्या कर दो प्लस, क्योंकि वो ऊपर वाला पार्ट ही तो साइड में गिरा है। तो आप इसको निकाल लीजिए, इसको निकाल लीजिए, दोनों को क्या करवा दीजिएगा प्लस हाइट ऑफ द ट्री आ जाए। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द हाइट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ट्री बताओ, हाइट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, तो सिर्फ हम BC निकाल दें, रिमेनिंग पार्ट तो वही है, बाकी तो गिर गया। लेकिन उसने आपसे पूछा है हाइट ऑफ द ट्री, तो आपको पूरा हाइट बताना है, जो गिरा हुआ पार्ट है वो भी और जो अभी बचा हुआ है वो भी, दोनों को प्लस कराइएगा, हाइट ऑफ द ट्री निकल कर आएगा। कौन सा टाइप है वैसे? सेकंड। सेकंड वाले में कितने ट्रायंगल होते थे? दो। कितने? ये सेकंड में तो भैया फर्स्ट में तो एक ही वेरिएबल मिसिंग होता था। तो आप एक मूवमेंट पे देखें तो एक ही तो है, एक बार x निकाल दीजिएगा, एक बार आप क्या निकाल दीजिएगा भाई, और दोनों को निकाल कर क्या कर दीजिएगा, फटाफट निकाल लो। ट्राइंगल अपना एक ही चलेगा, इन ट्राइंगल ए बी करो। वाई में भी 10/30 निकालेंगे आप पहले, फिर आपके पास x/8 वैल्यू डाल दिया आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x को अकेला कर दिया, रैशनलाइज कर रहे हैं, कितना हो जाएगा आपके पास 8√3 अपॉन में 3 इक्वल टू में x। ये तो मैंने x निकाला है, x मैच किया, ठीक है y और निकाल देते हैं। y के लिए कौन सा ट्रिनो लगाया भाई? बेस है और हाइपोटेन्यूज है, बेस और 8 और x, तो बेस और परपेंडिकुलर कॉस भी नहीं होता, साइन भी नहीं होता, तो 10 से तो निकाल दिया, फिर वही बात कर रहे थे। मैं पूछ रहा हूँ ये y निकालने के लिए कौन सा ट्रिग्नो लगाएंगे वो बता दे। तो cos 30 क्या लिखूं? हाँ हाँ आ जाओ, x को भी अब यूज कर सकते हो क्योंकि x की वैल्यू है आपके पास। पर जो चीज गिवन है, जो चीज हमने पढ़ी है पहले उसको सीख लेते हैं, उसके बाद फिर हम उसको एडवांस पे ले जाएंगे। तो 8/y cos 30 कितना होता है? निकाला वैल्यू? नहीं, हार मानना बड़ा आसान है, बस खाली कहना ही क्या होता है, नहीं हो रहा। √3y और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, y को अकेला कर दिया आपने, 16 अपॉन में √3। भाई आदित्य आप तो कह रहे थे रूट नहीं आएगा भाई, आ गया मेरा नीचे यहाँ पे √3 और यहाँ पे √3, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 16√3 अपॉन में 3, दिस गोना बी y। अब इसके बाद क्या आपने हेंस लिखा, क्योंकि आपको तो x और y का प्लस निकालना है, टोटल हाइट ऑफ द ट्री चाहिए, निकाला राइट। हाँ आगे ये हेंस हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू में x प्लस में, तो x से आपके पास 8√3 अपॉन में 3 एंड दिस गोना बी 16√3 अपॉन में 3, दोनों का हम एलसीएम ले सकते हैं 3, यहाँ पे आ जाएगा 8√3 प्लस का, मेन तो भैया अब 8√3 प्लस 16√3, ये मैंने तो पहली प्लस कर दिया। हाँ ठीक है। यस, जिन बच्चों ने पहले ही x प्लस वाई कैलकुलेट कर दिया ठीक है वो भी चलेगा, लास्ट में डायरेक्ट हाइट ऑफ द ट्री लिख दीजिएगा। समझ में आया कैसे करना है काम? ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज एक वर्क